हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज मुझे बताने की मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। फाइनली दोस्तों यार, एक चैप्टर हमारा बहुत दिनों से चल रहा था, लगातार लेक्चर नंबर 13 पे आ चुके हैं हम लोग। तो आज फाइनली ये जो चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलैरिटी, ये होने वाला है टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कराया और आज आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 13 थे। इसका मतलब हमने 13 लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों, लगभग आधे आधे घंटे के एक वीडियो बने हैं, तब जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। मतलब सोचो कितना बेहतरीन तरीके से डीप में घुस के हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअली हमने आपको पढ़ाया होगा। आप जाके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। वैसे बाकी स्टूडेंट्स भी ये भी जानते होंगे कि हमारा जो मैथ्स का सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, हर एक चीज आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए पहले से ही कंप्लीटेड है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो आपका पहला चैप्टर चल रहा है, कैसे कंप्लीटेड है। अरे यार, ऑलरेडी हमने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस तो बना रखे हैं ना पहले से, जो पिछले 1.5-2 साल से हमने मेहनत किया है। ये जो नया बैच आप देख रहे हो ना, ये तो अभी अभी हमने लॉन्च किया जब हमारा नया डिजिटल बोर्ड आया। तो आपके डिमांड की वजह से नया बैच चल रहा है। वैसे पुराना बैच में भी पूरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका है और वो भी आपके बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू ही हमने पूरा पूरा बनाया हुआ है। और कोई भी टॉपिक स्किप नहीं है, हर एक टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हो जितना हो सके। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो हमारे यूट्यूब में आओ, JR ट्यूटोरियल्स में आओ और सर्च करो, आपको मिल जाएगा। या फिर हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से भी आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ओके, अब यहां पे आप देखोगे तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4, जो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का, तो वो हमारा चल रहा था। तो ऑलरेडी हमने इसकी शुरुआत की थी और 3 एग्जांपल आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7, टोटल 4 एग्जांपल है आई गेस। ये चारों एग्जांपल को फटाफट से सॉल्व करवाते हैं और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट और साथ ही में पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, हमारे वीडियोस को आप लाइक कर देना जरूर से। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो यहां पे जरूर से मुझे फॉलो कर लेना दोस्तों इंस्टाग्राम पे। ये मेरा आईडी है, ठीक है, राहुल जैस 23, ये मेरा आईडी है। वैसे इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी जाके फॉलो कर लेना। लेकिन इंस्टा पे जरूर से फॉलो करना, क्योंकि वहां पे मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। और साथ ही में आप मुझे मेंशन कर सकते हो, टैग कर सकते हो, जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज आपको होंगे वहां पे पूछ सकते हो और कमेंट कर सकते हो हमारे इस वीडियो के अंदर। और जितना हो सके लाइक करना, क्योंकि लाइक से आपके मोटिवेशन से दोस्तों एनर्जी आती है। यही तो है हमारा एनर्जी, डैश इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो मैं बोलूंगा लाइक इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, जरूर से मुझे फॉलो कर लेना। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। मतलब दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल LMN दिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल PQR दिया है। चलो ठीक है, इसमें बोला है कि 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो सबसे पहली बात, मतलब दो ट्रायंगल का क्या दिया है, समथिंग रेशियो में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, हमको एक चीज दिया है, क्या दिया हुआ है कि 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये हमको दिया हुआ है, तो मैं इसी को ले सकता हूं। ये हमें क्या है, दिया हुआ है। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको लिया। अब मैं क्या करता हूं पता है, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN है ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है ना, इसका एक रेशियो बना लेता हूं। क्योंकि हमेशा हमने देखा है सिमिलैरिटी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि अच्छा भी होता है और उसके वजह से हमारा आंसर्स भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN है ना, इसको वहीं रखता हूं, ये ट्रायंगल PQR को इधर लेके आता हूं और ये 16 इसके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, इसके नीचे आ गया 16, मतलब 16 यहां से निकल के इसके पास आ गया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहां से निकल के इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दैट विल बी इक्वल टू 9/16। लेकिन हम एक चीज जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ भी चुके हैं कि कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जब होते हैं रेशियो में, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर रेशियो में निकलता है, करेक्ट है। तो चलो मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। और यही चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है दूसरे वाले का, PQR, ये होता है दोस्तों इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, LM स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू LN स्क्वायर अपॉन
पी आर स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन हमें तीनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक की जरूरत है। तो इसमें से तीनों में से कोई एक लिखेंगे, लेकिन वो कौन सा एक लिखना है वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड mn, तो mn जिसमें है वही लेना है, मतलब ये mn वाला, तो mn वाला और ये qr वाला, mn है ना, तो ये तो लेना ही है, मतलब साथ में करस्पॉन्डिंग ये भी आएगा ही आएगा, मतलब इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको मिटा सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ mn स्क्वायर अपॉन qr स्क्वायर को ही लिखूंगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या लिखेंगे, mn स्क्वायर अपॉन qr स्क्वायर। करेक्ट है, ये mn और ये qr, तो mn स्क्वायर अपॉन qr स्क्वायर। लेकिन ये जो ट्रायंगल lmn अपॉन pqr, इसका वैल्यू तो हमें पता है ना, 9/16 है, तो ये इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 9/16 लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू mn स्क्वायर अपॉन qr स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लेकिन एक और चीज है, इसके पहले भी एक चीज पता है मुझे, क्या पता है, qr का वैल्यू 20 दिया हुआ है, यानी ये जो qr नीचे दिख रहा है ना, इसके जगह पे मैं 20 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो qr के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये qr स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, 20 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पे इसको मिटा दो, ये हमारा काम हो गया, जरूर से फॉलो कर लेना। ओके चलो, अभी ये वाला स्टेप देखो, अगले स्टेप में क्या करना है, ये 9/16 इज इक्वल टू mn स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर है, करेक्ट है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 9। करेक्ट है, ध्यान से समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है यहां पे, दैट इज 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। अब 20 स्क्वायर होता क्या है वो भी लिख लो, 20 स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 20 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 0, 400, 20 का स्क्वायर 400, और नीचे ये आ जाएगा, सॉरी नीचे लिखने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 20 स्क्वायर इज इक्वल टू mn स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16। देखो यहां पे इज इक्वल टू mn स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, हमें mn स्क्वायर का वैल्यू चाहिए और 16 यहां पे है, तो हमारा mn स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों, 9 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 16 निकलेगा। करेक्ट है, अब ये पूरे का एक्चुअल में हमें क्या निकालना है दोस्तों, mn स्क्वायर चाहिए हम लोग को, कि mn चाहिए, हमको चाहिए mn का वैल्यू, हमको mn स्क्वायर नहीं चाहिए ना दोस्तों, हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, mn का वैल्यू चाहिए। तो ये mn स्क्वायर है, तो मैं ये पूरे को स्क्वायर रूट कर सकता हूं क्या, तो मैं लिखूंगा यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या लिखूंगा यहां पे मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। वैसे इसको अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, हमको आंसर निकालने से mn से मतलब है, बाकी मेथड कौन सा यूज कर रहे हो वो आपकी मर्जी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो इससे होगा क्या, देखो यहां पे एकदम मजेदार चीज है, ये mn स्क्वायर क्या बन जाएगा, mn बन जाएगा, ये 9 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना, ये स्क्वायर रूट में डाल दो, एक स्टेप आपके लिए बढ़ा देता हूं, चलो एक स्टेप आपके लिए बढ़ा दिया, ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 16। अगले स्टेप में देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में mn इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, mn इज इक्वल टू अगले स्टेप में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक मिनट, देखो अच्छे से लिखता हूं मैं, mn इज इक्वल टू अगले स्टेप में क्या हो रहा है, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है, 400 का हो जाएगा 20 और नीचे 16 का हो जाएगा 4, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60, तो 60 अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू 15 यूनिट, तो हमारा आंसर आ गया 15। ठीक है, लास्ट टू लास्ट आंसर आ रहा है, कट टू कट एकदम बोर्ड के एकदम कॉर्नर में आ गया, हमारा आंसर निकल गया। क्या हमको पूछा था, हमको पूछा था mn का वैल्यू निकालो, तो हमने निकाल लिया कि mn का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 यूनिट आ रहा है। अगर सेंटीमीटर दिया होता तो वहां पे भी सेंटीमीटर लिखना, क्योंकि देखो यूनिट के मार्क्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे सब चीज परफेक्ट करते हैं लेकिन लास्ट में यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में चेक करना कि सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, तो वही लिखना, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो लास्ट में UNIT यूनिट लिख देना, बस बाकी खत्म। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इससे सिंपल एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता हमारे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, चलो हो गया ये वाला, अब आगे बढ़ जाते हैं जो कि होगा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आ चुके हैं हम इस प्रैक्टिस सेट के। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 एंड 81, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे, लेकिन नाम नहीं दिया है तो हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। उसमें से एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का हमें एरिया दिया, एक का 225 दिया, दूसरा का 81 दिया है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, 225 बड़ा होगा ऑब्वियसली और 81 छोटा होगा। ठीक है, इफ ए साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, मतलब छोटे वाले ट्राइंगल का साइड जो है दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है कि उसी का करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्राइंगल का कितना आएगा, वो हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा दोस्तों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि हम मान लेते हैं कि लेट द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू A1 एंड A2। हमने मान लिया कि जो एरिया होंगे दोनों ट्राइंगल के, मेरे को पता नहीं है ना कौन सा ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है कि PQR है, क्या है मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि बड़ा वाला A1 होगा, छोटा वाला A2 होगा। उसी के हिसाब से हम मान लेते हैं कि जो साइड होगा, ठीक है ना, साइड ऑफ जो बिगर होगा
क्योंकि पहला वाला बड़ा है ना, दूसरा वाला छोटा है, तो साइड ऑफ जो बिगर ट्राइंगल जो होगा उसके लिए मैं मान लेता हूं, बिगर नहीं ऐसा मान लेता हूं कि हाँ, साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल ऐसा मानता हूं। ठीक है, देखो यहां पे आपका जो मन करे आप लिख सकते हो, वैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं कि साइड ऑफ ट्राइंगल्स इज बी इज इक्वल टू, क्या लिख रहा हूं मैं, S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मतलब S1 बड़ा S2 छोटा, करेक्ट है। तो इसमें मुझे S1 निकालना है मतलब, और S2 हमको दिया हुआ है जो कि 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एक चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, कि कभी भी हम लोग जब एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, अब ट्राइंगल दो है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 ले लो। दोनों जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जिसको मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 माना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 माना, लेकिन वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या है, A1 अपॉन A2 है, मतलब A1 और A2 है। तो हम डायरेक्टली इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग हमेशा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। लेकिन हमने सीधा सीधा माना हुआ है कि एक है A1 एक है A2। तो A1 अपॉन A2 कितना होता है, आप सभी जानते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी रहेगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल जो रहेगा, इज इक्वल टू द साइड जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर निकलता है। लेकिन हमने वो चीज माना हुआ है क्या, S1 और S2 को, तो ये हो जाएगा S1 अपॉन S2 का स्क्वायर, मतलब S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू S2 स्क्वायर, यही होता है ना, हमेशा से एक चीज हम जानते हैं, इसमें भी यही होता है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो चीज हमें पता है वो डाल देंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमें पता हुआ है कि बड़े वाले का 225, तो बड़ा कौन है, A1 है, तो A1 का 225 आ जाएगा। A2 छोटा कौन है, A2 है, इसका कितना दिया हुआ, 81 दिया है, जो वैल्यू दिया है वो डाल दो। S1 मुझे पता है कि नहीं, S1 बड़े वाले का साइड है, पहला जो लिखा है वो बड़ा है ना, तो बड़े वाले का साइड है S1, तो मुझे पता नहीं है, तो ये S1 वैसे का वैसे ही रहेगा, S1 स्क्वायर अपॉन S2 मुझे पता है जो कि छोटे ट्राइंगल का है, तो ये कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, यहां से S1 का वैल्यू निकालना है, S1 स्क्वायर का नहीं, S1 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे आप देखोगे, अगर ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे कि हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि देखो सबके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। इसके वजह से होगा क्या, ये 225 और 81 जो है रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू, ये S1 का स्क्वायर बन जाएगा S1 और ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12। करेक्ट है, इतना समझा आपको। नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। रूट 225 कितना होता है, 25 होता है, करेक्ट है। रूट 81 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, लिख दिया, इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पे, S1 अपॉन 12, ये हो जाएगा S1 अपॉन 12। हमें S1 चाहिए, तो देयरफॉर S1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे आ जाएगा 9। अब आप देखो कितना आसान है, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9, कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है ना। 25 का स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया ना, 225 15 का स्क्वायर है, करेक्ट है, यहां पे मैंने गलती से, हाँ यहां पे 15 आएगा, करेक्ट है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहां पे 15 आएगा, तो दैट इज, यहां पे भी आपको क्या लिखना है, 15, करेक्ट है। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9, तो 3 3 9, 3 5 15, 5 बचा, 3 1 3, 3 4 12, ऊपर 5 नीचे, ऊपर 5 और सामने 4, नीचे कुछ नहीं बच रहा, तो 5 4 20, देयरफॉर S1 का वैल्यू आ 20 यूनिट। हमें जो पूछा था, क्या पूछा था दोस्तों, कि हमें निकालना है फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगेस्ट ट्रायंगल। तो बिगेस्ट ट्रायंगल को हमने S1 माना है, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 20, यानी कि द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 यूनिट। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बहुत सिंपल तरीके से और इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। जो कि आप देख पा रहे हो कि यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा पूछा है ट्रायंगल डीईएफ है, और ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों साइड सेम, तीनों के तीनों एंगल सेम, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करेक्ट है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का रूल है ना कि तीनों तीनों साइड सेम होते हैं और तीनों तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इफ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ ये दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है, एबी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो डीई का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान दोगे कि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारा कुछ ना कुछ यहां पे निकलेगा, तो यहां पे आप एक चीज समझो। सबसे पहले मेरा ट्रायंगल दोनों जो है क्या नाम है, एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का और दूसरा जो ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल को मैं कंसीडर करूंगा, तो जैसे मुझे पता है कि ये तीनों के तीनों जो इसके अंदर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं ना, एंगल ए जो होगा वो एंगल
किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? ए डी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, बी वाला ई के साथ और सी वाला एफ के साथ। तो मुझे सिर्फ दो ही लिखना है। क्यों दो लिखना है? यहां पे मैं रीजन बताता हूं। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके साथ? एंगल बी होगा, एंगल ई के साथ होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड से। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड से। करेक्ट है, करस्पॉन्डिंग साइड से। क्यों करस्पॉन्डिंग साइड हुए? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। करेक्ट है। तो ये क्या है? सॉरी साइड्स बोल रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, माफ करना मुझे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स है ना, ये साइड मैंने लिख दिया गलती से। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक चीज मुझे पता है कि जब कोई भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो ट्रायंगल अगर दिया हुआ है और वो दोनों ट्रायंगल में कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे, एक ट्रायंगल एबीसी जो होगा और दूसरा जो ट्रायंगल है मेरा जिसका नाम है ट्रायंगल डीईएफ जो होगा, ये क्या होंगे एक दूसरे को? बताओ मुझे। अगर कोई दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आने की वजह से ये दोनों क्या बन जाएंगे? सिमिलर बन जाएंगे। और सिमिलर क्यों बनेंगे दोस्तों? कौन बताएगा रीजन? बाय एंगल टेस्ट। ये दोनों एंगल टेस्ट से सेटिस्फाई हो गए ना बाबा, देख सकते हो ना आप लोग, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड से उनका रेशियो का स्क्वायर भी बनेगा। करेक्ट है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा है हमने। करेक्ट है। अब यहां पे इस पे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे? यहां पे इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले वाले का नाम क्या है? एबीसी, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल है, इसका जो एरिया होगा वो उसके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड इक्वल टू तीसरा वाला ए सी स्क्वायर इज अपॉन डी एफ स्क्वायर होगा। करेक्ट है, डी एफ स्क्वायर होगा। अब लेकिन ये तीनों का हमेशा हमें यूज नहीं होता है, तो हम कोई तीनों में से कोई एक ही लेना है। लेकिन कौन सा ले? यहां पे क्वेश्चन में देखो ए बी का वैल्यू 4 दिया है, डीई निकालना है। तो ए बी का वैल्यू 4 दिया है, डीई निकालना है, मतलब सिर्फ इसका यूज होगा, बाकी ये दोनों का हमें कोई फिलहाल यूज नहीं है। तो आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो एज इट इज, मिटाना चाहते हो तो मिटा दो। मैं छोड़ देता हूं फिलहाल, चलो इसका कुछ काम नहीं है मुझे। लेकिन मुझे एक चीज पता है। क्या पता है? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 1:2। तो 1:2 मतलब इसका 1 इसका 2, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू, हमें क्या लेना है? सिर्फ ये लेना है, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब जो वैल्यू पता है वो डाल सकते हैं। यहां पे ए बी का वैल्यू 4 पता है, तो मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में? मुझे पता है ये 1/2 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर है ना, तो ए बी का वैल्यू मुझे पता है 4 है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 4 और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए बी का स्क्वायर है यहां पे, और नीचे है आपका डीई का स्क्वायर। करेक्ट है, डीई का स्क्वायर है। अब मुझे क्या चाहिए? डीई का स्क्वायर वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा डीई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या हो जाएगा? दैट इज डीई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर मतलब चलो लिख दो यहां पे 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे डिवाइड बाय क्या है? 1 है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डीई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे मतलब 1, तो 16 2 कितना होता है? 32 होता है। तो डीई का वैल्यू जो आएगा, सॉरी डीई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 32। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ डीई का वैल्यू, तो डीई का वैल्यू चाहिए तो डीई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 32 कितना होता है? 4√2। करेक्ट है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो डीई का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर डीई विल बी इक्वल टू 4√2। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। कैसे आया 4√2? 16 का 4√2 अंदर ही रहेगा, तो 4√2 आ गया आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितना सिंपल और कितना इजी तरीके से हमने इसको पढ़ा दिया, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, एंड अब बारी है हमारे आखिरी और फेवरेट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 7। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जाए। एक्टिविटी बेस्ड 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो चलो इसके ऊपर नजर डालते हैं। लेकिन वो एक्टिविटी बेस्ड मैं नहीं करा रहा हूं, मैं पूरा का पूरा सॉल्व ही कराने वाला हूं। यानी कि मैंने आपको ऐसा बॉक्स वगैरह बना के नहीं रखा, यहां पे मैं ऑलरेडी पूरा का पूरा आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर में सेगमेंट PQ जो है दिख रहा है, ये PQ जो है ये पैरेलल है DE के साथ, बोल के रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, किधर है PQF? देखो ये P रहा, ये Q रहा, ये F रहा, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका हमें एरिया 20 दिया हुआ है, यानी इस चीज का एरिया कितना है? 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब PF का वैल्यू 2 टाइम DP है। PF का जो वैल्यू है, यानी ये जो P और ये जो F है ना, इसका जो वैल्यू है ये 2 टाइम्स DP है, यह हमें दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, DPQE किधर है? ये D, ये P, ये QE, यानी ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये जो अंदर डब्बा दिख रहा है आपको, ये डब्बा, ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इस चीज का हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें जो चीज पता है वो लिख दो यहां पे हमारे पास। हमें पता है कि जो एरिया है
ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल का एरिया दिया है, पी क्यू एफ जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 20 यूनिट दिया हुआ है, करेक्ट है। दूसरा चीज यहां पे हमें साफ साफ बोल के रखा है उन्होंने कि मेरा जो पी एफ का वैल्यू है, पी एफ का वैल्यू है वो 2 टाइम्स डीपी है, ठीक है। पी एफ का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स डीपी, ठीक है। देखो ध्यान से, पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डीपी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल के रखा है। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये जो डीपी होगा, क्योंकि ये पीएफ का वैल्यू 2 टाइम डीपी है, ठीक है, पीएफ का जो वैल्यू है वो 2 टाइम डीपी है, ऐसा बोल के रखा है, लेकिन मुझे डीपी पता ही नहीं है ना, तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि लेट द वैल्यू ऑफ डीपी इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा डीपी है ना उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। तो अगर डीपी एक्स होगा तो मुझे बताओ पीएफ कितना हो जाएगा, तो पीएफ विल बी इक्वल टू, हमने डीपी को जब x मान लिया तो पीएफ कितना होगा, 2 टाइम x, तो पीएफ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, करेक्ट है। ये चीज समझ में आया आपको। अब दूसरा चीज यहां पे बोल के रखा है कि जो पूरा डीएफ है, ये आप देख पा रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से, तो पूरा का पूरा डीएफ है, वो डीएफ क्या है, डीपी प्लस पीएफ है। डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ है ना, क्यों है ऐसा, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, डीएफ सॉरी डीपीएफ, डीपी और एफ एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, तो ये टोटल जो डीएफ होगा वो डीपी प्लस पीएफ होगा, करेक्ट है। डीपी का वैल्यू मुझे पता है एक्स है, डीपी का वैल्यू एक्स है, पीएफ का वैल्यू 2x है, तो x प्लस 2x, तो यानी कि जो आपका डीएफ का जो वैल्यू आ रहा है यहां से वो कितना आ रहा है, डीएफ विल बी इक्वल टू 3x। इतना समझा, इतना समझा, ये एक वैल्यू हमारा आया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 चाहिए तो मैं नाम दे देता हूं। लेकिन आप यहां पे अगर देखोगे डीएफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 3x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहां पे छोड़ के रखता हूं, क्यों, क्योंकि इसका हमें बहुत आगे यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं यहां पे, ट्रायंगल एफ डी ई, यानी कि मेरा बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एफ डी ई, ये पूरा का पूरा एक बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं। यहां पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एफ डी ई, और दूसरा ले रहा हूं यहां पे एंड, पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लिया, एंड मैं साथ ही में दूसरा जो ट्रायंगल ले रहा हूं वो ले रहा हूं एफ पी क्यू, यानी एफ ये P ये Q, मतलब सबसे पहले हमने पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, उसके बाद में ले रहा हूं यहां पे एक छोटा वाला ट्रायंगल जिसका नाम है एफ पी क्यू। अब ये दोनों ट्रायंगल को जब आप गौर से देखोगे और कंसीडर करोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा बहुत ही आसानी तरीके से। क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये जो मेरा ट्रायंगल है इसमें जो एंगल F और ये जो D ये जो E है, ये दिख रहा है आपको, एफ डी ई और इसमें एफ पी क्यू, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कौन सा एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन बताएगा मुझे ये रीजन क्यों कॉन्ग्रुएंट है? अरे ऑब्वियसली दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही ना। तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि एंगल एफ डी ई लिख सकते हैं, एंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, एंगल एफ डी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, एफ पी क्यू से। एंगल एफ पी क्यू से क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा जो है यहां पे आप देखोगे ये F ये E और ये D, यहां पे देखो ध्यान से, एंगल F E और D ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, अगर ये है तो इसके साथ ये भी तो है करस्पॉन्डिंग में, जैसे ये करस्पॉन्डिंग थे ये भी करस्पॉन्डिंग है। तो F E D ये जो लिखा मैंने F E D ये जो एंगल है ये F Q P यानी ये एंगल से भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल F Q P से कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये दोनों के दोनों का रीजन क्या था, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्या है दोस्तों, ये दोनों के दोनों का रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे एक चीज समझ में आया कि जब कोई भी दो ट्रायंगल के अंदर जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए, तो अभी अभी हमने एक एग्जांपल इसके पहले भी देखा, क्या कि जब कोई दो ट्रायंगल के अंदर कोई दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल एफ पी क्यू एंड एफ डी ई, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल जिसका नाम है मेरा एफ डी ई और जिसका नाम है एक और ट्रायंगल का ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये एक दूसरे को क्या है दोस्तों, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है दोस्तों, मुझे बताए, कौन रीजन बताएगा, बाय एंगल टेस्ट। ये बाय एंगल टेस्ट से क्या हो गए दोस्तों, क्या हो गए, ये एक दूसरे को सिमिलर हो गए। अब ये एंगल टेस्ट से एक दूसरे को सिमिलर हो गए, इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमें आंसर क्या निकालना है। हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि पूरा ट्रायंगल डीपीक्यूई का, सॉरी क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई का वैल्यू निकालो। निकलेगा वैल्यू, चिंता नहीं मत करो, चिंता नहीं करना है ना, निकलेगा वैल्यू। कैसे निकलेगा, जब ये दोनों जब भाई साहब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाएंगे, स्क्वायर के हिसाब से, जैसा हमेशा निकलता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि जो मेरा एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या होगा दूसरे वाले का एफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, अब मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या वो भी पहले सोच लो ना, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए वो भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन यहां पे मैं पहले तीनों का तीनों वैल्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सबसे पहले एफ डी का स्क्वायर अपॉन एफ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे डीई का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर अपॉन एफ क्यू का स्क्वायर। करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल क्या क्या है और क्या क्या चाहिए हम लोग को, वही हम लोग मानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा तीनों के तीनों की जरूरत नहीं है, जैसा हमें हमेशा हमको चाहिए रहता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई और ये जो एफ पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एफ डी ई और ये एफ पी क्यू है। इसमें एक चीज हमें पता है पहले से, क्या पता है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, कौन सा चीज बोल रहा हूं मैं, एक चीज हमें पता है, ये जो दिख रहा है आपको डी एफ का वैल्यू, ये जो df का वैल्यू 3x हमने निकाला हुआ है, ये क्यों निकाला था, इसके पीछे का रीजन यही था कि हम कहीं ना कहीं इसको यूज करेंगे। तो देखो df का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3x, तो कहीं df दिख रहा है आपको, कहीं पे df आपको दिख रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे fd दिख रहा है, df नहीं दिख रहा है लेकिन fd दिख रहा है। तो चाहे मैं इसको df लिखूं चाहे fd लिखूं, बात तो एक ही है, मतलब ये वाला जो है ना इसका यूज होने वाला है, बाकी का यूज नहीं होने वाला। तो इन दोनों को हटा दो, सिर्फ इसका यूज करो। तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो fde है, देख पा रहे हो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE जो है, और यहां पे आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF का वैल्यू 20 दिया हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां पे 20 दिया हुआ है। करेक्ट है, देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमें 20 दिया हुआ है। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। हाँ एक चीज और, हाँ एक चीज और, यहां पे देखो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले वो स्टेप में नहीं डालेंगे, हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे और ज्यादा शॉर्टकट मारेंगे। मैंने सोचा कि चलो और आपका टाइम बचाता हूं, कैसे बचाऊंगा, देखो यहां पे ध्यान से। अगला स्टेप में आपको क्या करना है, मुझे इन दोनों का कुछ अभी मतलब नहीं है, मैं इन दोनों को सेम टू सेम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, देखो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है, एफ पी क्यू, ये है, इज इक्वल टू, सिर्फ इसका वैल्यू लेना है। एफ डी का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो एफ डी का वैल्यू मुझे पता है क्या, डीएफ का वैल्यू 3x दिया हुआ है, डीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब 3x दिया हुआ है किसका वैल्यू, एफडी का, और ये जो एफपी है इसका वैल्यू दिया है क्या, पीएफ का वैल्यू 2x हमें पता है। देखो एफपी है ना, एफपी यानी पीएफ ही होता है, तो पीएफ का वैल्यू 2x पता है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2x, लेकिन ये दोनों का क्या हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो एक्चुअल में स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा 9/4। करेक्ट है, यानी कि एक्चुअल में हमारे पास क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, करेक्ट है, अपॉन, अब यहां पे आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, PQF दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ बोल लो PQF बोल लो, एक ही बात है। तो कितना दिया है, इस चीज का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20, तो अब डालो यहां पे 20 का वैल्यू और यहां पे डालो 9/4 जो आपका आया हुआ है। अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको FD का वैल्यू आएगा। कैसे आएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं मैं इसको, मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, करेक्ट है, देखो ध्यान से देखना। अब यहां पे आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, थोड़ा भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो हो सकता है आपका कंसंट्रेशन चला जाए और हो सकता है आपका मिस्टेक हो जाए। अब यहां पे देखो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से मिलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 4, 4 1 4, 4 5 20, 9 5 45। तो हमारा आंसर यहां से कितना आया, 45 यूनिट। मतलब ये 45 यूनिट किसका आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई का आया। लेकिन सिर्फ यही निकालना था क्या, एफ डी नहीं निकालना था, हमें एक्चुअल में पूछा गया था दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे तो हमें पूछा गया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किधर गया हमारा, ऊपर, इसको मैं नीचे लेके आता हूं। देखो क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर डीपीक्यूई, यानी डीपीक्यूई का वैल्यू, पूरे का वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, पूरे का जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो पूरे का वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताओ, पूरे का जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे। अब मुझे एक चीज पता है दोस्तों, क्या पता है, हम अगर सिर्फ ये वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अगर मैं ये पूरा एफ डी ई जो आया, ये जो मेरा अभी जो हमने निकाला एफ डी का वैल्यू 45 यूनिट आया, देख सकते हो, ये पूरा जो एफ डी ई जो पूरा ट्रायंगल है, वो पूरे ट्रायंगल में से सिर्फ ये हिस्सा जो है छोटा वाला माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। यानी कि अगर मुझे सिर्फ इतना कोऑर्डिनेटर का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल एफ डी ई को माइनस करूंगा ट्रायंगल एफ पी क्यू के साथ, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट मुझे क्या करना है दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हाँ ऊपर जा भाई, हाँ गया ऊपर, ठीक है, कभी कभी अटक जाता है। देखो अभी ऊपर गया, बस 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 बस, हाँ ठीक है, हो गया। अब यहां पे देखो, अब
जैसा मैंने बोला कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ, हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एफ डी क्यू ई, हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे हम लोग को निकालना है डीपी क्यू ई, जो भी नाम है उसका, ठीक है, पूरे का इसका निकालना है। तो हम पूरा ट्राइंगल क्या है, हमारा पूरा ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एफ डी ई, इसको माइनस कर देंगे किसके साथ, ट्राइंगल, किसके साथ माइनस करेंगे, ट्राइंगल हमारा जो छोटा वाला था जिसका नाम है दोस्तों ट्राइंगल एफ पी क्यू, ठीक है। तो हमारा जो एफ डी है वो अभी अभी हमने निकाला 45, और जो एफ पी क्यू था वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 20, ठीक है, 20 दिया हुआ है, तो 45 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 25 यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन हमें पूछा था, क्या पूछा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई जो है निकालना है, डीपीक्यूई जो निकालना है हमें, ठीक है। इसका वैल्यू हमें मिल गया दोस्तों कितना, 25 यूनिट, करेक्ट है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, चेक कर लिया हम लोग ने, और दिस इज योर फाइनल आंसर, और ये हमारा आंसर फिलहाल पूरा आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, कितनी बेहतरीन तरीके से हमने इसको सॉल्व भी करा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करवाया था, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो हमें डीपीक्यूई पूछा था, हमने कितनी आसानी से डीपीक्यूई निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा है डीपीक्यूई हमारा 25 यूनिट जो है वो आ रहा है, करेक्ट है, आ गया। तो इसी के साथ दोस्तों फिर हमारा ये जो आज का लेक्चर है मैं समाप्त करता हूं, और इसी के साथ पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4, ये भी हो गया टोटली 100% कंप्लीट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सिमिलैरिटी, ये भी हो गया टोटली 100% कंप्लीट। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि इसके आगे के बहुत सारे चैप्टर्स है, अलजेब्रा में है, ज्योमेट्री में है, इवन साइंस 1 साइंस 2 के भी वीडियोस आपको मिलने हैं। तो टेंशन मत लेना, बस बने रहना हमारे साथ, आपके लिए हर एक चीज हम पूरी तरीके से लाने की कोशिश करेंगे, बस आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।